हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। आज सेकेंड वीडियो है प्रीवियस ईयर की सीरीज़ का। एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस देख रहे थे तो आज एक्ट्स एंड पॉलिसीज से जितने भी क्वेश्चंस एनवायरनमेंट में आए हैं 2013 से 2019 तक, ये हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, वीडियो लंबा हो सकता है बट हैव पेशेंस। ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ पे से डिस्कस कर रही हूँ मैं। आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टॉपिक से। ठीक है, सेकेंडली बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि 2020 का पेपर डिस्कस करूं मैं, तो वो मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगी, बट मैं चाहती हूँ कि यूपीएससी अपनी की एक बार रिलीज़ करे ताकि हमको एक कन्फर्मिटी हो। जो जहाँ पे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आंसर क्या है यूपीएससी की के अकॉर्डिंग हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, तो बहुत सी सब्जेक्टिविटी आ जाती है बहुत से क्वेश्चंस में। सो आई एम वेटिंग फॉर यूपीएससी टू रिलीज इट्स कीज़। रिजल्ट के बाद वो लोग कीज़ रिलीज़ कर देते हैं। ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ऑल्सो नोटिफिकेशन आ चुका है यूपीएससी का। आई थिंक 21 ऑफ मार्च इज़ द लास्ट डेट। तो एक बार कंफर्म कीजिए वेबसाइट पे जाके, जल्दी से जल्दी फिलअप कीजिए फॉर्म, क्योंकि जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ का सेंटर जल्दी फिलअप हो जाता है। ठीक है, तो लेट नहीं करना है। ऑल्सो जो वैकेंसीज़ है वो 712 ही निकली है इस साल, जो कि काफ़ी लो है। ओके, डेफिनेटली इट्स एन इशू ऑफ कंसर्न। ये मैं बिल्कुल दरकिनार नहीं कर रही हूँ, बट कुछ किया नहीं जा सकता है फिलहाल। प्रेजेंट टाइम में कुछ डिस्कस करके कुछ फ़ायदा है नहीं। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिकली भी सोचें थोड़ा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पेसिमिस्टिक हो जाएं कि अभी इतनी कम वैकेंसीज है तो होगा ही नहीं, या पढ़ना ही छोड़ दें, या इस तरह की बातें नहीं बोल रही, लेकिन अपना बैकअप प्लान ज़रूर रखिए। अगर नहीं होता है इन वर्स्ट केस कोई भी स्टेज में एग्जाम के, तो आपके पास कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। ठीक है, स्पेशली अगर आपको 2-3 साल हो चुके हैं इस एग्जामिनेशन प्रोसेस में। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, बिगिनर हैं, तो आप फुल टाइम दे सकते हैं इसे, पर कुछ साल हो चुके हैं आपके, 3 साल हो चुके हैं आपके, तो बाकी एग्जाम्स पे भी फोकस करिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देखें। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू। ठीक है, एक्ट की बात की जा रही है। सबसे पहले जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक्ट हो पॉलिसी हो, उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टेटमेंट बोल रहा है, दिस एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ environmental protection and the procedure and manner in which it is sought। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लगने से जनरल लग रहा है, यहीं पे अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाती है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ठीक है, आगे बढ़ें। lay down the standards of emission and discharge of environmental pollutants from various sources। this is very true। एक्चुअली ये एक्ट के अंतर्गत बताया गया किस तरह डिस्चार्जेस सारे पॉल्यूटेंट्स के होने चाहिए, द आइडियल वे। स्टैंडर्ड के सारे नॉर्म्स वगैरह डिफाइन की गए हैं। तो कोई भी एक्ट में अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा तो ये वाली चीज़ें कॉमनली होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट राइट है। पर पहला स्टेटमेंट देखिए, अगर आपने जल्दबाजी में पढ़ा तो आपने दोनों को राइट कर देना है और आंसर सी टिक कर देना है। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये एक्ट है, और यहाँ पे मैं टेक्निक की एक बात बताना चाहती हूँ। यूपीएससी अगर कुछ पूछ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज से रिलेटेड, गवर्नमेंट के एक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पे एक तरीके से ये वाले स्टेटमेंट्स गलत होंगे, जहाँ पे बोला जा रहा है कि कंपल्सरीली जो पब्लिक है उनको पार्टिसिपेट करना है। ऐसे कंपल्शन तो बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पे जो अग्रीमेंट होते हैं उनमें भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपल्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला जाता है ना कि इट एम्पावर्स गवर्नमेंट टू स्टेट द पब्लिक पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वैसा नहीं है, मतलब गवर्नमेंट को पब्लिक के ऊपर नहीं बताया जाएगा अल्टीमेटली, मतलब ये है। ओके, तो अगर कुछ यहाँ से सोचना है तो ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि बेसिकली गवर्नमेंट हैज़ हायर पावर ओवर सच थिंग, जहाँ पे वो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इंश्योर करती है। तो ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा जताया नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर है बी, 2 ओनली इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये एक तो ये एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, पर यहाँ पे एक्ट के बारे में आप कितना ही डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो कॉमन सेंस भी लगाना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी
ओके, इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। अब यहाँ पे ये जितना दिया हुआ है इन सभी के बारे में सर्च करना है आपको, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आंसर क्या है। सो दिस इज द की। जो यूपीएससी का पेपर बनाता है वो एक्चुअली वो लोग एक रेफरेंस लेते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर पेपर ही एज अ रेफरेंस उठा लेते हैं वो लोग, ठीक है, और कितना ही रैंडम जाएंगे वो लोग, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर उठाते हैं, ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं, यहीं से इनके बारे में सर्च करते हैं, वहाँ से ऑप्शन निकाल के दे देते हैं। सो ये एक स्ट्रैटेजी है, ये आप अगर अभी से फॉलो करें तो बहुत फ़ायदा होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। As per solid waste management rules 2016 in India, which one of the following statement is correct? Waste generator has to segregate waste into 5 categories. Okay, 5 कैटेगरी में आपको वेस्ट डिवाइड करना है। The rules are applicable to notified urban local bodies, notified towns and all industrial townships only. Okay. थर्ड देखिए, द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड एलैबोरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। लास्ट में देखिए, इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो करेक्ट बताना है। ये 5 कैटेगरी में डिवाइड कर, तो दिन भर डिवाइड ही करते रहेंगे वेस्ट, ठीक है। तो ये एक्चुअली 5 कैटेगरी नहीं है, ये 2 कैटेगरी है, ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट, और ई वेस्ट के लिए भी अलग है, वो अलग रूल्स है। सो यहाँ पे जहाँ पे डेटा आता है वहाँ पे यूपीएससी मैनिपुलेट करता ही है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? कितना सारा अजीबोगरीब यहाँ पे डाल रखा है, देखिए। रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। एक तो नोटिफाइड 2 बार कर दिया, फिर ऑल भी बोल दिया और उसके साथ ओनली भी लगा दिया, मतलब यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं हो रही है। थोड़ा अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या ही कह रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा आप सोचेंगे तो रॉन्ग एक्चुअली यहीं पे तो बना सकता है ना एग्जामिनर, ठीक है। तो ये बी रॉन्ग है। सी वाला देखिए, सॉरी ये पूरा ही मैंने वो कर दिया, ओके। द रूल्स प्रोवाइड एग्जैक्ट एंड एलैबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स। ये दिस इज़ वेरी जनरल स्टेटमेंट एक्चुअली, तो ये राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं। इट इज़ मैंडेटरी ऑन पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर, मैंडेटरी बोल दिया एक बार, दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर। ये नहीं हो सकता है। बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लैंडफिल फुल हो गया है या डिकम्पोज करने के लिए कोई और स्पेशलाइज्ड जगह पे लेके जाना है, ये मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ का वेस्ट उधर नहीं हो सकता। तो ये भी लॉजिकल स्टेटमेंट लग रहा है 4th वाला, तो ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है। यहाँ पे यही बात है, जब आप पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे गलती इसी वक्त हो सकती है जब आप स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, और ध्यान से पढ़ना फिर वही बात आ जाती है कि आप एंग्शियस ना हैं पेपर के वक्त। तो बेसिकली आपको एंग्शियस नहीं होना है, ठीक है। ये बहुत ही लोअर हैंगिंग फ्रूट्स है, ये हो जाना चाहिए। ये तो चल भी रहा था न्यूज़ में। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए ये टर्म आते रहता है न्यूज़ में। वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जितने रूल्स वगैरह दिए, अभी ये रूल्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ निकाल के आप पढ़ने बैठ गए। ये न्यूज़ में था इसलिए पूछा गया है, ओके, न्यूज़ में था इसलिए पूछा गया है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ई वेस्ट के रिस्पेक्ट में न्यूज़ में था, तो आंसर हो जाएगा द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। तो जो प्रोड्यूसर है ई वेस्ट का वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा अगर ई वेस्ट को ठीक से डिकम्पोज नहीं किया गया तो, ठीक है। उसको भी पेनल्टी लगेगी, उसको भी, शायद वो सैमसंग का कुछ इशू था, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन देखिए, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 was enacted in consonance with which of the following provisions of Constitution of India। यहाँ पे देखिए एनजीटी को कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ओके, सही लग रहा है। द प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल्ड एरियाज फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 275(1)। सबसे पहले बता दो, आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो मेनका गांधी केस में क्या हुआ कि राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट ये भी ऐड हुआ राइट टू लाइफ के अंतर्गत, तो ये एक्चुअली ट्रू है, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, तो बी ओनली।
और नीदर 1 एंड 2 कैंसिल आउट होते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आप बचते हैं ए और सी में। सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये एज अ स्टेटमेंट राइट है, ठीक है, बट जो एनजीटी है इट इज़ नॉट इन कंसोनेंस विथ दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 275 डील्स विद ग्रांट्स टू स्टेट्स, जहाँ पे स्टेट्स को फंडिंग दी जाती है फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज के लिए। ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है यहाँ पे इन दोनों का कनेक्शन एक्चुअली नहीं है। ओके, एनजीटी को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, ये डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ। देखिए ये पहले डिस्कस भी हो चुका है, इसका आंसर है डी, ऑल। ओके, यहाँ पे घड़ियाल के बारे में बहुत लोगों को पता होता है, तो 1 एक्चुअली राइट होगा, तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा इसमें गेसिंग नहीं कर सकते हैं, तीनों पता होना चाहिए और बहुत ही जनरल है। तो जो एनसीईआरटी में जो भी एनिमल फ्लोरा फौना होते हैं उनके बारे में थोड़ा सर्च कीजिए, उनका आईयूसीएन स्टेटस देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उनकी स्थिति क्या है वो देखिए, साइट्स में उनकी पोजीशन देखिए, इतना नॉलेज काफ़ी है। लेट्स मूव ऑन नाउ। इन इंडिया, इफ अ स्पीशीज ऑफ टॉर्टोइज is declared protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? ठीक है, क्वेश्चन है, पहले भी डिस्कस हो चुका है ये। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर। टाइगर के लिए इतने सारे मिशंस हैं, प्रोजेक्ट टाइगर है, इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े कन्वेंशंस हो रखे हैं, ग्लोबल ग्रुपिंग्स है टू प्रोटेक्ट टाइगर, कीस्टोन स्पीशीज माना जाता है टाइगर को, तो शेड्यूल 1 में होगा ही होगा। अगर नहीं भी पता है फॉर द फैक्ट, तो ये कॉमन सेंस लग रहा है कि ये टाइगर होगा शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल को रखा गया है इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो आंसर यहीं आ जाता है। अगर नहीं समझ आ रहा है फिर भी सी ऑप्शन देखें, इट इज़ एंडेमिक टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया, नॉट नेसेसरली। एंडेमिक होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट डज इट इम्प्लाई, तो बेसिकली कंफर्म चीज़ें बतानी है, तो सी यहाँ पे रॉन्ग होता है, तो डी भी रॉन्ग होता है। ठीक है, डी कैसे रॉन्ग होता है, यहाँ पे सी बोला गया है कि वो भी राइट है। ठीक है, डी भी रॉन्ग होता है। अब आप यहाँ पे एक और प्रो टिप लीजिए जो कि बहुत यूजफुल है, और आप खुद अप्लाई करके देखिए, मेरी बात मत मानिए कि मैं कह रही हूँ इसीलिए आपको अब सुनना है। आप जाइए टेस्ट कीजिए उसको कि यूपीएससी कोई ऑप्शन देता है तो ऑप्शन के अंदर अगर 2 चीज़ें हैं तो वो कभी भी एक को राइट एक को रॉन्ग नहीं बताता है। ठीक है, आंसर की में वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसको राइट देना है या रॉन्ग देना है। ठीक है, वो कन्फ्लिक्ट्स नहीं रखता है यूपीएससी। तो 2 चीज़ें हैं तो वो एक राइट या एक रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पे आप फैक्ट्स वाले जो डेटा वाला स्टेटमेंट होता है ना, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, या तो दोनों राइट होगा या तो दोनों रॉन्ग होगा। तो अगर सी यहाँ पे रॉन्ग है तो बी भी रॉन्ग होगा, आंसर हो जाएगा ए। आपको नहीं विश्वास हो रहा है, आप खुद टेस्ट कीजिए। ठीक है, मेरी बात मत सुनिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006, who shall be the authority to initiate the process of determining the nature and extent of individual or community forest rights or both? क्वेश्चन बोल रहा है ये एक्ट है, तो इसके अंदर अथॉरिटी कौन होगा टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फॉरेस्ट राइट्स? तो यहाँ पे आंसर क्या है, डी, ग्राम सभा। एज अ फैक्ट आपको पता होना चाहिए ये। इस एक्ट के अंतर्गत जो राइट्स है उनकी बात करूँ तो 4 टाइप के राइट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए, टाइटल राइट्स, यूज राइट्स, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। ये सारे राइट्स दिए गए हैं, और किन लोगों को दिए गए हैं? जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब, या जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी हो, एसटी होना ज़रूरी नहीं है, जो कि बहुत जनरेशन से उस फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनको ये राइट दिया गया है। और जो ग्राम सभा है वो एक्चुअली अलोकेट करती है ये राइट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, बार बार उसी से क्वेश्चन आया। ये देखिए आगे फिर से फॉरेस्ट एक्ट, तो उसको एक बार ही अच्छे से पढ़ के कंप्लीट ही कर लिया जाए ना, तो वो सॉर्टेड हो जाती है चीज़। तो डिफाइन हो चुका है ये चीज़, बोल रहा है
सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बायोगैस हैज़ बीन, ये बायोगैस नहीं है, बायोगैस है, ओके, हैज़ बीन गिवन हैबिटेट राइट्स, ये न्यूज़ में था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है ये रिलेटेड है इन अ वे फॉरेस्ट से कहीं ना कहीं, तो ये डिफाइन किया गया होगा एक्ट में। अगर इसको मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से बताऊं तो आप देखिए, अगर एग्जामिनर को ये लिखना है कि ये इस एक्ट में दिया है या नहीं, ठीक है, तो वो एक्ट में जाएगा, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो देखेगा, ठीक है, फिर वो वहाँ से एक चीज़ उठाएगा और स्टेटमेंट में डालेगा, अच्छा ये वाला ये इसमें इंक्लूडेड है, ऐसा स्टेटमेंट लिखेगा। पर अगर उसको नहीं स्टेटमेंट रॉन्ग बनाना है तो वो क्या करेगा, फिर से एक्ट में जाएगा, पूरा पढ़ेगा, पूरा एनालाइज करेगा, उसके बाद में वो ये देखेगा कि कौन सी चीज़ें यहाँ नहीं है, एक्सेप्शंस ढूंढेगा, ओके, और एक्सेप्शन ढूंढने के बाद ही हैज़ टू मेक श्योर कि वो चीज़ वहाँ नहीं हो, और फिर वो स्टेटमेंट लिखेगा। इतनी मशक्क़त उसे करनी है रॉन्ग स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो जहाँ पे इजीली रॉन्ग स्टेटमेंट बनते हैं वहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस है, यहाँ पे इजीली नहीं बनता है ये रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये वही फिर से जुगाड़ है हमारा, प्रो जुगाड़, ठीक है। तो ऐसे ही है बस, ये कुछ चीज़ें हैं, हर जगह नहीं लगाना है इसे, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये राइट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी राइट है, ये न्यूज़ में चल रहा था, पता होना चाहिए था ये, ओके। तो फर्स्ट राइट है तो बी और सी कैंसिल आउट हो रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे देखिए, लकीली सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी दोनों में राइट कंसिडर्ड है, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं है यहाँ पे टिक करने के लिए। पर अगर 2 में चेक हो जाता तो यहाँ पे मुश्किल था पहचानना। जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इजीली रॉन्ग स्टेटमेंट दिया जा सकता है, तो मिनिस्ट्री रॉन्ग होगी, ऐसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें जो हैबिटेट राइट्स है वगैरह, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल इसीलिए तो बनाया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट कहाँ से आ गया, ठीक है। तो फॉरेस्ट वर्ड देख के एनवायरमेंट में नहीं कूदना है, तो फॉरेस्ट राइट देख के ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स के अंतर्गत है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ए, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट dwellers हैव राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन द फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है, देखी जाएगी, ये न्यूज़ में चल रहा था वैसे। एज पर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड फॉरेस्ट dwellers रिकॉग्निशन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, बैम्बू इज एन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। शेड्यूल्ड ट्राइब रिकॉग्निशन फॉरेस्ट एक्ट 2003 अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट dwellers। बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं यहाँ पे। इस अमेंडमेंट के बारे में बताऊँ तो ये अमेंडमेंट में क्या हुआ है, बेसिकली जो फॉरेस्ट एरिया में बैम्बूज होंगे उन्हें अब, सॉरी, जो नॉन फॉरेस्ट एरियाज में बैम्बूज होंगे उन्हें ट्री के डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है नॉन फॉरेस्ट एरिया में। तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी ट्राइबल हो या फॉरेस्ट dweller हो वो एक्चुअली काट सकता है उसे, अदरवाइज वो इलीगल हो जाता, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया में अभी भी वो ट्री की कैटेगरी में, ट्री को ऐसे नहीं काटा जा सकता है और उसका कमर्शलाइजेशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट था। तो यहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज लिखा हुआ है, जबकि ये नॉन फॉरेस्ट एरिया में हुआ है, तो 1 कैंसिल आउट होता है, तो ए एंड डी कैंसिल आउट होता है। अब यहाँ पे 3 राइट है, ओके, 3 राइट है, 3 को देखने की जरूरत नहीं है ना। सेकेंड पे फोकस करेंगे, एज पर फॉरेस्ट राइट्स 2006 बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो ये बिल्कुल ट्रू है। जो बैम्बू है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है एज पर द एक्ट 2003, जो फॉरेस्ट dwellers है उनका राइट है, उस पर उनकी ओनरशिप है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, ठीक है। इतना क्लियर है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो ये यहीं तक रहेगा। इसके बाद जो पार्ट 2 है वो मैं इस वीडियो का डाल दूंगी, आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, शायद 3 क्वेश्चन होंगे, शायद वो कंप्लीट हो जाएगा। Before ending the video, I'll just talk briefly about the mentorship program. What we are doing is, यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई आपको चाहिए, ओके, आपको एक नॉलेज बेस चाहिए, वो नॉलेज बेस मुझे क्रिएट करना है। और नॉलेज बेस कैसे आता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बस रेगुलरिटी से आता है। तो मंडे टू फ्राइडे मेंटरशिप में मैं रीडिंग सेशन रखती हूँ, जहाँ पे आप NCERT रीड करते हैं आप लोग और कंप्लीट करते हैं।
अब तक पॉलिटी की एनसीईआरटी सारी हो चुकी है, रिकॉर्डेड सेशन है ऑलरेडी इफ़ यू आर ज्वाइनिंग लेट। और इसके अलावा मॉडर्न की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट। हिस्ट्री की स्टार्ट हो चुकी है एनसीईआरटीज। करंट अफेयर के रीडिंग सेशंस भी हो रहे हैं। जनवरी 2021 और दिसंबर 2020 का कंप्लीट हो चुका है करंट अफेयर। इसके अलावा हम लोग बैकवर्ड्स जा रहे हैं मंथ में, तो वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक काम करूँगी, लास्ट में डिस्कस कर लूँगी एक बारी जो टाइम टेबल है हमारा उसे। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडी का लिंक दे दूँगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। थैंक यू।